वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीयर्स। इस वीक में मार्केट को देखा जाए तो तकरीबन इस टाइम पे मार्केट -1.7% रेड में है। और इससे ज़्यादा मज़ेदार सिचुएशन जो है वो ये है कि आज के दिन मार्केट ने तकरीबन 2.5% रिकवर किया है। ये ऑलरेडी हम लोग ने फराज ने बैक एंड पे एसएफएल क्लाइंट्स को ऑलरेडी बता दिया था, थर्सडे को बता दिया था कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रीबाउंड करेगी। और मैंने भी फंडामेंटली अपने स्टूडेंट्स को बता दिया था कि हालात हमारे बेहतर हैं, अर्निंग सीजन आ रहे हैं, अर्निंग्स बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं कंपनीज की। तो आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। आगे जो है मार्केट्स के अंदर अच्छे स्क्रिप्ट्स के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए और इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से रिकवर भी होगी। अच्छा, दूसरी एंड पे मैंने आप लोगों को लास्ट वीक ये बताया था कि अमेरिका का सीपीआई के नंबर्स आने वाले हैं। जिस टाइम पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे उससे 1 घंटे के बाद सीपीआई के नंबर्स आने थे और हुआ ये कि आपकी इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आए और उसकी बेस के ऊपर मार्केट ने बहुत तेजी से रीबाउंड किया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट नैस्डैक जो है वो ऑल टाइम हाई पे परफॉर्म करेगी। इस टाइम जो है लास्ट वीक से लेके अब तक तकरीबन नैस्डैक ने 4% का गेन, 3 to 4% गेन दे चुके हैं, विच इज स्पेक्टेकुलर। और ये हमारी यहाँ से क्रिसमस रैली स्टार्ट हो रही है। क्रिसमस रैली बेसिकली क्या होती है कि जो आपका क्रिसमस अगेन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, आपको पता है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर हॉलीडेज से मनाए जाते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा लोग खर्चे भी करते हैं और गिफ्ट्स वगैरह भी खरीदे होते हैं। तो सीजन आता है आपकी अर्निंग्स का। तो उसकी बेस के ऊपर अक्टूबर के एंड लास्ट वीक से लेके फरवरी तक जो है आपकी बहुत अच्छी मार्केट परफॉर्म करती है। और ये मैंने ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट में बता भी दिया था। अगर आप लोग वहां पे मुझे फॉलो नहीं करते, ये लाजमी वहां पे उसमें मुझे फॉलो कर लें। और मैंने ये बताया था कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इस टाइम पे काफी अच्छे जा रहे हैं और ये बेस ऑन दिस मुझे लगता है नैस्डैक अभी यहां से भी काफी हद तक ऊपर जाएगी। ठीक है, सो ये होता है फायदा अगर आप टेक्निकली और फंडामेंटली सारी चीजों को कंबाइन करके चलें और आपको एक आइडिया हो सकता है कि किस टाइम पे मार्केट्स परफॉर्म कर सकती हैं, कौन से स्क्रिप्ट ज्यादा अच्छे हैं। और यही हम आप लोगों को बुल्स एंड बियर्स में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगेन आप लोगों को फॉर्मेट हमारा नजर आ रहा होगा और ये फॉर ऑल दोस पीपल जो न्यूबीज हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम बताते चलें कि टॉप डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। जैसे अभी मैंने ये बात की, फिर उसके बाद मार्केट रीकैप एंड स्क्रिप्ट्स परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी हम बुल्स एंड बियर्स के ऊपर आप लोगों को स्क्रिप्ट्स बताते हैं, मार्केट की परफॉर्मेंस बताते हैं, थोड़ा सा हम ओवरव्यू उसका देते हैं। ये फराज के एंड से ओवरव्यू बता रहे होते हैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स के ऊपर मैं डिटेल में बताता हूँ कि इस टाइम पे कौन कौन सी न्यूज चल रही है, कौन सी कंपनीज की न्यूज आ रही है, या हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर क्या न्यूज है। फिर उसके बाद हम चलते हैं टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक और इसके ऊपर हम टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों की स्टोरी को कंबाइन करके आपको बता रहे होते हैं। इसके बाद ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट जो भी हो रही होती हैं, जैसे अभी मैंने नैस्डैक के बारे में बताया, ये भी हम अपने एंड पे मैं और फराज इसको कवर कर रहे होते हैं। फराज टेक्निकली कवर करते हैं, इसमें हम गोल्ड भी डिस्कस करते हैं, फॉरेक्स भी करते हैं एंड ग्लोबल मार्केट्स करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट एक हमने सेगमेंट डाला है जिसमें हमने क्रिप्टो को डाला है। इसमें हमने सलमान को एज एन एक्सपर्ट बुलाया जिसमें वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फराज जो है अपने एंड से उसको टेक्निकली देख रहे होते हैं। चलिए फराज भाई की तरफ चलते हैं। फराज भाई कैसे हैं? और इस दफा जो हमारी टॉप स्क्रिप्ट्स है उसकी भी परफॉर्मेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। जी अमार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले ये बता दें, ओवरव्यू दे दूं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अमार? जी, आपकी स्क्रीन अब शेयर हो रही है। अच्छा, 100 इंडेक्स के बारे में हम यहाँ से रैली करते हुए आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे चल रहे थे। कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले ये बता दिया गया था कि ये में 13 के इंडिकेशंस के ऊपर अब आप रिलाई कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो हम प्रेशर देखेंगे। वैसे ही हमने देखा प्रेशर, एंड देन प्रेशर के बाद यहाँ पे बाय कॉल दी थी। मैंने बताया था कि परेशान नहीं हो, ये बाउंस कर जाएगी दोबारा। अच्छा, लास्ट वीक भी आके यही कहा था कि थोड़ा सा आप कैश पर रहें और उसके बाद हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि नीचे आ जाएगी और मतलब साइडवेज हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। प्रेशर में है मार्केट, ऊपर जाने के चांसेस थोड़े रेयर हैं। और हमने लास्ट टाइम ने देखा था हमारे पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी बेयरिश इंडिकेशंस के ज़्यादा पॉइंट्स थे और बुलिश के कम थे। तो हमने एग्जैक्टली उसी को फिर अपने एनालिसिस में इंक्लूड किया एंड देन बहुत बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्म होता हुआ नज़र आया। मार्केट जो है 167,955 से 156,300 पे आ गई। सो कल थर्सडे की सुबह मैंने अपने एसएफईएल के जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उस ग्रुप के ऊपर मैंने अपने एनालिसिस शेयर कर दिए थे सुबह थर्सडे को ही कि मार्केट आज बाइंग करने की है, यानी कि थर्सडे वाले दिन बाइंग करें और फ्राइडे को हम देखेंगे कि मार्केट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये मैंने पूरे एनालिसिस अपने वॉइस नोट, 5 मिनट का एक वॉइस नोट था उसके ऊपर बता दिया गया था। और आज सुबह भी मैंने एक वॉइस नोट एक कंक्लूड करके वो बता दिया था कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था 156,200 से लेके 156,300 तक आएगी मार्केट और उसके बाद बहुत फिनोमिनल रीबाउंड कर जाएगी और कर गई।
156,327 का लो लगा और उसके बाद ये मैंने सारी रीजनिंग यहाँ पे सब बता दी गई थी और उसके अलावा मैंने थर्सडे को ही ये सारे स्टॉक्स बता दिए थे कि इनमें ज़्यादा पोटेंशियल है ऊपर जाने का, डाउन साइड लिमिटेड है। एटलस होंडा उसके नेगेटिव मार्केट में भी परफॉर्म करता रहा, इसमें फ्लाइंग सीमेंट है नेगेटिव मार्केट में भी परफॉर्म करता रहा, पेल है वो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता रहा। ये टॉप 21 स्क्रिप्ट्स यहाँ पे बता दी गई थी। सो मेरे ख्याल में जो लोग भी हमें फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्ट स्विंग हम उसको प्ले करने में कामयाब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं इनफैक्ट्स को इन एनालिसिस को वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट्स में हैं या एटलीस्ट अपने लॉसेस को कट कर दिया है या जो नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली बेहतर जगह से उनको एंट्री मिल गई होगी। GHNI का लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे 880s के करीब था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये नीचे आ जाएगा और वैसे ही हुआ, ये नीचे आया है और अभी हमारे उस सपोर्ट जोन और एरिया को इसने नहीं टेस्ट किया, लेकिन बाय द वे ये उसी तरीके से परफॉर्म करता आ रहा है। एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, किसी भाई ने लिखा हुआ था कि आप लोग कब से GHNI को प्रमोट कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये नीचे आ जाएगा। सो एग्जैक्टली टॉप पर ही बता रहे हैं भाई कि थोड़ा सा आपको डिस्काउंटेड उस पर मिल सकता है और हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, जो एनालिसिस और जो फंडामेंटल्स होते हैं उसकी बेसिस पे बताते हैं कि कंपनी स्ट्रॉन्ग चल रही है तो ये बढ़ सकती है, अभी भी लॉन्ग रन में बढ़ सकती है। यहाँ पे अगर आपको ये पता हो कि कल डिस्काउंट लगने वाला है पर्टिकुलर शॉप के ऊपर, सो आज आप शॉपिंग करने जाएंगे या कल 10% के डिस्काउंट को अवेल करेंगे। सो थोड़ी सी कॉमन सेंस रखा करें, ठीक है। इसके बाद INIL के बारे में बताया था। देखिए टेक्निकली आपको किस तरीके से लेवल्स को प्ले करना होता है कि ये लिखा हुआ था यहाँ पे कि 220 से ऊपर जाए तो बाई कीजिएगा। एग्जैक्टली 218 219 तक गया और उसके बाद जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। सो टेक्निकली लेवल्स के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस होती है ये जानना ज़रूरी है। अब अगर जिसका भी ये बाय स्टॉप नहीं ट्रिगर हुआ उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा होगा, यहाँ पे वो बाय कर सकते हैं। इत्तेहाद केमिकल्स के बारे में बताया था कि भाई नीचे आए तो उसको बाय करें, ये सपोर्ट जोन है आपकी 132 से लेके 35। एग्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन को आके इसने टेस्ट किया और अभी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। उम्मीद है यहाँ से बाउंस कर जाएगा, बल्कि कर गया है, 138 हो गया इस टाइम। मुगल नेगेटिव मार्केट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता रहा, बहुत तरीके से 85 86 के ऊपर हमने बाय कॉल दी थी और 89 90 को जाके इसने टेस्ट किया और अभी तक भी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। वेव्स ऐप जो 30 ईयर स्टॉक्स में मैंने रिकमेंड किया था कि ये नीचे मिले 9.6 9.4 के ऊपर, इसको बाय करें, ये बढ़ जाएगा और उसने उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के बाद अभी 10 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी ये भी वो थी। बाकी भी हमारी जितनी कॉल्स चल रही हैं SLTP के साथ उनको आप फॉलो करें, जो ट्रेड प्लान बताया गया होता है उनको रिस्पेक्ट भी किया करें। पाउंड USD हम काफ़ी टाइम से बेयरिश चल रहे थे इस पर एग्जैक्टली टॉप से और हम सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे थे और हमारे जो टारगेट से 1.31400 के थे, जो बड़े इजीली जाके टेस्ट कर गया इस टाइम। और हमने जो स्टॉप लॉस इसका 1.33900 रखा था, बहुत बेहतरीन था और हम ऊपर से इसको शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 500 पिप्स की हमने इसके ऊपर राइड ली है। इसी तरह क्रिप्टो के ऊपर आ जाए। क्रिप्टो में यहाँ कहीं हमने बताया हुआ था कि जोरा USDT जो है वो 0.882 को जब ब्रेक करे यहाँ से तो फिर ये बेयरिश हो जाएगा, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद। और इस टाइम जैसे ही इसने उन लेवल्स को ब्रेक किया, इस सपोर्ट को, अभी ये बहुत बड़ी एक बेयरिश उसमें जोन में चला गया। हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट इस पे अचीव होने वाले हैं, 0.65 के करीब के हैं इस टाइम, उसके करीब करीब है। इसी तरीके से ये देखिएगा, ये जैसी सपोर्ट इसकी ब्रेक हुई ये उसके बाद पूरी बेयर मार्केट में आ गया और इस टाइम ये यहाँ कहीं पे ट्रेड हो रहा है। TP ऑलमोस्ट इसकी हिट हो जाएगी थोड़ी देर तक। फिर हाइप USDT बेयर मार्केट में भी अगेन हमने एक लेवल सजेस्ट किया था कि 44 का ब्रेकआउट हो तो फिर ये बढ़ जाएगा। ये 44 के ब्रेकआउट के बाद इसने 49 का हाई लगाया है और ये भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता गया। सो टेक्निकली आपको टेक्निकली फंडामेंटली हमने जितने भी एनालिसिस किए लास्ट वीक में वो सारे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके गए हैं, बहुत अच्छे से। और ये वाहिद शो है जिसके ऊपर हम सारी मार्केट्स को कवर कर रहे होते हैं और ना सिर्फ इसमें कोई कन्वेंशनल एनालिसिस होते हैं, हम बहुत से फैक्ट्स और डेटाबेस के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। GMR बड़ा बेहतरीन हफ्ता रहा मेरे ख्याल में तो जी। बेहतरीन हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी अनाउंसमेंट करता चलूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने एंड पे कर रहे होते हैं, मार्केट के एनालिसिस को टेक्निकली भी देखते हैं, फंडामेंटली भी देखते हैं,
अर्ली बर्ड डिस्काउंट इस टाइम में हमारा चला है, ट्रेडिंग मास्टरी इज एक्चुअली ओपन राइट नाउ, तो आप इसके अंदर अगेन आई थिंक 20% का डिस्काउंट होता है। तो आप फॉर अगर इफ यू वांट टू रजिस्टर और आप लोगों ने खुद से सीखना है, कल को बुल्स एंड बियर्स ना रहे, ठीक है, आप में से कोई बंदा ना रहे, तो आप लोग कम से कम चीजें तो सीख लें, स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और आप उसकी बेस के ऊपर भी यू कैन लर्न है, ठीक है। दूसरी बात, फंडामेंटल्स के जो मेरा इन्वेस्टमेंट मास्टरी का है वो अभी 5 नवंबर को हम ओपन कर देंगे, उसमें भी आप लोगों को अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे मैं अपने एंड्स में जो मैक्रो इकोनॉमी है उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोगों को नैस्डैक के रिजल्ट्स कुछ दिखाता हूँ, और ये भी अगेन मैंने 6 महीने पहले आप लोगों के साथ जब मार्केट बिल्कुल नीचे गिरी थी तो मैंने नैस्डैक की थोड़ी सी परफॉर्मेंस आप लोगों को दिखाई थी, बल्कि कुछ स्टॉक्स भी वहां पे आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो यहाँ पे आप जरा उनकी परफॉर्मेंस को देखिएगा। इन्वेस्टोजीनी के जो रिजल्ट्स, ये मेरा वो मॉडल है जो मैं अपने एंड पे अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, और ये मेरे टॉप पिक्स मुझे पिक करके देता है। ये किस तरीके से होता है कि बैकएंड से हमने एक एल्गोरिदम बनाया हुआ जो फंडामेंटली हर अच्छी कंपनीज को एनालाइज कर रहा होता है कि उसमें कौन कौन से नंबर्स अच्छे जा रहे हैं, किसका रेवेन्यू अच्छा है, सेल्स वगैरह पर कैश की सिचुएशन बेहतर जा रही होती है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, नैस्डैक ने तकरीबन, ये तब से मैंने यहाँ पे शो किया जब से आपके जो ट्रम्प ने टैरिफ की अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद मार्केट ने रिवाइव किया था, तो तकरीबन नैस्डैक ने तकरीबन 50% परफॉर्म किया है। लेकिन जो मैंने स्टॉक्स भी रिकमेंड किए हुए थे, जो मेरे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता था कि ये सारी कंपनीज हैं, उन्होंने तकरीबन 91% परफॉर्म किया। तो कहाँ पे 50%, कहाँ पे अगेन हमारे स्टूडेंट्स 91% करें। और इसमें से कुछ स्टॉक्स आप लोग जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता भी होगा। रॉबिनहुड में 4 से 5 दफा बुल्स एंड बियर्स में बता चुका हूं, जिसमें इसने तकरीबन 329% परफॉर्म कर चुका है, यानी कि 4 से 5 गुना ये ऊपर जा चुका है। इसके अलावा WDC भी मैंने दिखाया हुआ है, XTX भी दिखाया हुआ है, इसके अलावा माइक्रोन टेक्नोलॉजी चौथे नंबर पे है। ये मैंने वो स्टॉक्स हैं जो आप लोगों को बुल्स एंड बियर्स में भी दिखाए थे, एंड ये नैस्डैक के टॉप परफॉर्मर्स में से रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जेहन में रखें। ओवरऑल 91% का यहाँ पे पोर्टफोलियो नजर आ रहा है। इसमें आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है मेरे पास, एप्पल नहीं है, गूगल फिर भी मेरे पास आ रहे थे, एनवीडिया मेरे पास इसमें आ रहा था। तो ये सारों की आप परफॉर्मेंस देखें किस तरीके से आप खुद भी एनालाइज करके सीख सकते हो, खुद अपने मॉडल्स बना सकते हैं। अगेन इन्वेस्टमेंट मास्टरी के अंदर ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, डेवलपमेंट्स लास्ट वीक के अंदर ये सारी हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो तकरीबन इसको अगर आपने देखना तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इस वीक के जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो तकरीबन 11% के ऊपर स्टेट बैंक ने इसको मेंटेन किया है। ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जितने फ्लड्स वगैरह आए हैं उससे थोड़ा सा एक सिचुएशन ये हो रही है कि हो सकता है कि फूड की इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर चली जाए, ठीक है। अल्लाह ना करेंगे इतना ज्यादा जाए, वैसे इतनी ज्यादा गई भी नहीं है। रिसेंटली 4.1% आई थिंक इन्फ्लेशन, आपकी फूड इन्फ्लेशन ऊपर गई है। सो इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर आपका इसी चीज की वजह से आ रहा था, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया। उसके अलावा इंपोर्ट थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी, तो उसकी बेस के ऊपर भी स्टेट बैंक ने डिसाइड किया कि इस टाइम इंटरेस्ट रेट इतना ही रखने चाहिए। स्टेट बैंक एंटिसिपेट कर रहा है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो आपके बढ़ेंगे, और वर्कर रेमिटेंसेस जो है वो तकरीबन 40 बिलियन जो के आपके क्रॉस करेंगे फिजिकल 2026 में। दिस इज अ गुड थिंग, और ऑलरेडी हम यही चाहते हैं कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है ये बढ़ते जाए। सीपीआई एक्सपेक्टेड टू क्लॉक इन 5.2% इन अक्टूबर 2025, जो हमारा सीपीआई का नंबर आने वाला है, वो एक्सपेक्टेशन ये है कि 5.2% होगा, थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक के जो टारगेट है 5 to 7% के दरमियान में, उतना ही यहाँ पे ये चल रहा है। कॉटन प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन हमारी 34% डाउन है। ये मैंने लास्ट वीक भी बता दिया था, इस टाइम वो नंबर्स आ चुके हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए दिस इज द बैड थिंग, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंपोर्ट्स सर्ज आफ्टर स्टेट बैंक रिलैक्सेस कर्व्स, ठीक है। आयरन स्टील इंपोर्ट्स को जो है वो ज्यादा कर दिया गया है, ऑल्दो ये कंपनीज जो है हमारी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी उनके लिए थोड़ी सी चीज बुरी है, लेकिन अगेन बाकी फैक्टर्स हमने ऑलरेडी जो आप लोगों को बताया, जिसमें मुगल भी अभी आपको फराज ने दिखाया, वो परफॉर्म इस वजह से कर रहा है कि इनकी जो HRC के जो लेवल है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हॉट रोल्ड कॉइल्स, इनकी प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी हैं, तो यहाँ पे भी स्टील की कीमतें थोड़ी सी उसकी बेस के ऊपर बढ़ी है, ठीक है। डिस्कस की सी पॉजिटिव फर्स्ट क्वार्टर फिजिकल ईयर 2026 टैरिफ एडजस्टमेंट। सो ये कंपनीज के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा बुरा होगा। ये आगे जाके देखते हैं कि टैरिफ एडजस्टमेंट कैसे होगी कंज्यूमर के लिए, लेकिन अगेन दिस इज गुड फॉर पावर कंपनीज। अच्छा, पाकिस्तान रुपी हिट्स नियर 6 months हाई वर्सेस USD, तो ये ऑलरेडी जो इंपोर्ट करने वाली कंपनीज है उनके लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट वाली कंपनीज के लिए थोड़ा सा निस्बतन बुरा है। वैसे इंटरनेशनली डॉलर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है। अगर उस सिचुएशन को देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपी जो है इस वक्त
एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद चलें तो स्टेट बैंक बाइस $7.15 बिलियन फ्रॉम करेंसी मार्केट इन 12 मंथ्स। ये एक अच्छा साइन है। पिछले एक साल के अंदर जो हमारा स्टेट बैंक है उसने 7.15 बिलियन डॉलर्स मार्केट से परचेज किए हैं। इसका मतलब है हमारे रिजर्व्स हैं वो निस्बतन थोड़े से ज्यादा बढ़े। इनकम टैक्स कलेक्शन सर्जेस टू अ रिकॉर्ड रुपीज 5.83 ट्रिलियन इन फिस्कल ईयर 2025। सो ज्यादा टैक्स जमा होंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, गवर्नमेंट जो है इसको आगे एक्सपेंसेस में भी कन्वर्ट कर पाएगी। फ्यूल डिमांड लिफ्ट सितंबर रिफाइनरी आउटपुट, तो फ्यूल की डिमांड जो है उसने सितंबर की जो हमारी रिफाइनरी की आउटपुट है उसके भी थोड़ी सी डिमांड को ज्यादा क्रिएट किया है, विच इज गुड फॉर अस। सीमेंट सेक्टर क्वार्टरली प्रॉफिट जंप्स टू रुपीज 37.5 बिलियन। ये ऑलरेडी हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, पिछले एक साल के अंदर रेवेन्यू और प्रॉफिट निस्बतन नहीं बढ़ा था, लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर अब आपके रेवेन्यू तो बढ़े थे लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अब थोड़े से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही आपके बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पीआईआई रिज्यूम्स यूके ऑपरेशंस, तो ये एक अच्छी चीज है पीआईआई के लिए। नेक्स्ट चलते हैं मरी ब्यूरी अलाउड टू एक्सपोर्ट बियर टू नॉन मुस्लिम कंट्रीज। मरी ब्यूरी हमारी टॉप 25 मेरी टॉप 25 पिक्स में भी है। शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं आप उसकी बेस पे कर सकते हैं। वैसे एज अ स्टॉक एज अ कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो भी कर रही है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पोस्ट 74% सर्ज इन 9 मंथ प्रॉफिट। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा कंपनीज के यहाँ पे प्रॉफिट्स दिखा भी सकता हूँ। बहुत ही जबरदस्त किस्म की कुछ कंपनीज की अर्निंग्स आ रही हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक्स आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनके कम होंगे, आपके जो एक्सप्लोरेशन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स कम होंगे। वो हमने देखे भी, मारी का भी रिसेंटली थोड़ा सा रिजल्ट बुरा है। सो ये एक्सपेक्टेशन पहले से ही मुझे भी थी, और ये मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि जो आपके फैक्टर्स होते हैं, डिपेंडेंसीज होती है, उनको समझे कि फंडामेंटल्स वो किस चीज पे चल रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली इनके रिजल्ट्स थोड़े से एक्सपेक्टेड थे कम होंगे, बाकी सारी कंपनीज के बहुत अच्छे आए हैं और वो एक्सपेक्टेड भी थे। सीमेंट के अच्छे हो रहे हैं, स्टील के थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए हैं, फिर आपके फार्मास्यूटिकल के थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, आपके ऑटो इंडस्ट्री के सारे इंप्रूव हो रहे हैं। तो रिजल्ट्स आपके उन सेक्टर्स के इंप्रूव हो रहे हैं जिसको हम बार बार 6 महीने से लगातार बताते आ रहे हैं कि ये आपकी सारी सिचुएशन बेहतर होगी, ठीक है। सिस्टम लिमिटेड रिपोर्टेड रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, यहाँ पे वो गलती से क्रॉस लग गया, लेकिन अगेन दिस इज वेरी गुड साइन। जो आप देख रहे हो सिस्टम्स इंतहाई जबरदस्त किस्म के रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एक साल पहले प्रॉफिट थोड़े से डिक्लाइन हो गए थे, वो भी यूएसडी पीकेआर कम होने की वजह से। अब रिसेंटली दोबारा से एक्सचेंज गेन इसके अंदर आया, जिसकी वजह से ये बड़ी तेजी से ऊपर गया। फौजी फर्टिलाइजर आइस गोल्ड गैसिफिकेशन टू रिप्लेस नेचुरल गैस। तो अगेन एफएफसी भी कोशिश कर रहा है कि ओवरऑल जो है अपने कोई ना कोई अपने रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर जाया जाए, या कोई ऐसी चीज की जाए। वैसे ये रीन्यूएबल एनर्जी नहीं बनेगी, लेकिन ओवरऑल फिर इससे थोड़ा बहुत कॉस्ट कम होगी, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डेवलपमेंट्स फ्रॉम माय साइड। इंटरलूप रह गया। सो इंटरलूप मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट इन टर्न अराउंड। सो इंटरलूप का सिनेरियो अभी ये चल रहा है कि ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है कई एक साल से परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, कर्जा बहुत ज्यादा था, ऊपर से इनका जो अपैरल बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था वो थोड़ा सा लॉसेस में चल रहा है। अब ये कंपनी ये कह रही है कि हम थोड़ा सा टर्न अराउंड करना हमारा होने जा रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके थोड़ा सा बेहतरी आएगी। जी बैक टू फराज भाई, और मार्केट का थोड़ा सा आउटलुक बता दें। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा हमार 100 इंडेक्स का आउटलुक दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि हमारे पॉइंट्स टेबल पे अब क्या सिनेरियो है। सबसे पहले हायर हाइज एंड हायर लोज ये स्टिल इंटैक्ट हैं। ये वाला हायर लो जो 153,000 के करीब है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता हम बाय डेफिनेशन यही कह सकते हैं कि ये स्टिल ट्रेंड में है। इसके अलावा कुछ और नए पॉइंट्स हैं। अगेन ये वो एनालिसिस हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे, और यकीनन इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा होता है। साथ साथ हमारी एक बुलिश डाइवर्जेंस आई है जो EFI के ऊपर है। EFI एक इंडिकेटर है जो प्राइस मूवमेंट प्लस वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करता है। मतलब आज की क्लोजिंग माइनस प्रीवियस डे की क्लोजिंग, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम्स के साथ। ये मोमेंटम बेसिकली शो कर रहा होता है यहाँ पे। इसकी सिग्निफिकेंस इस जगह पर आ जाती है कि जब जब KSE 100 इंडेक्स के ऊपर इसने डाइवर्जेंस शो की है वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको चार्टिंग पे दिखा भी देता हूँ। अब ये कल बुलिश डाइवर्जेंस इसके ऊपर आ गई थी, जो मैंने वॉइस नोट पे बताया था कि वॉल्यूम्स के ऊपर, ये बेसिकली वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है।
सो वॉल्यूम्स के ऊपर हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस थी और यहाँ पे परफेक्टली इसने प्ले की है कल, मतलब यानी थर्सडे वाले दिन और आज फ्राइडे को हम देख रहे हैं कि मार्केट 3000 पॉइंट्स या 2% से ज़्यादा बढ़ गई है। सो ये परफेक्टली प्ले कर रहा है और EFI बेसिकली ज़ीरो से ऊपर अगर आपका रहता है तो ये ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग रहता है, इसका ये मतलब है। और अगर ज़ीरो से नीचे है, नेगेटिव में है, तो मार्केट आपकी बेयरिश कंसीडर की जाती है। खैर ज़ीरो के बैरोमीटर को नहीं देखना चाहिए इस केस में। अगर आप इसकी डाइवर्जेंस के सिनेरियोज़ को देखें सो ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करता है, ना सिर्फ बुलिश उसमें, इवन बेयरिश उसमें भी। रिसेंट पास्ट में हमने ये देखा था दिसंबर 2024 में और जनवरी में, यहाँ पे इसके ऊपर बड़ी प्रोमिनेंट बेयरिश डाइवर्जेंस थी। उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम तक, लंबे अरसे तक साइडवेज हो गई थी। फिर दोबारा जब मार्केट आपकी जून में परफॉर्म करना शुरू हुई, अगेन एक और डाइवर्जेंस आई एंड देन हमने देखा कि वहाँ से भी मार्केट दोबारा नीचे गई थी करेक्ट होने के लिए। सो एक बेहतरीन इंडिकेटर है ये, जिसके ऊपर आप वॉल्यूम्स प्लस मोमेंटम को चेक करके इसकी डाइवर्जेंस कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्ले करती है। इसके अलावा अगेन एक एनालिस्ट का काम ये होता है कि आपने कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट करना कि ये एक ही EMA है या एक ही मूविंग एवरेज है या हर वक्त मैं EFI को देखूंगा। आपको ये देखना होता है उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, चार्टिंग के ऊपर कौन सा इंडिकेटर को रिस्पेक्ट मिल रही है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। मेरे थर्ड पॉइंट इसके ऊपर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 55 की। 55 इज़ अ फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर्स को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ, नेचुरली इसके ऊपर काफ़ी कुछ प्ले हो रहा होता है। अब यहाँ पे जब भी नोटिस कीजिएगा 55 बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड शो करता रहा है 100 इंडेक्स के ऊपर, इसके साथ साथ यहाँ पे चलता रहा, बहुत बेहतरीन सिग्निफिकेंस थी बुलिश ट्रेंड के ऊपर। जब ये SOW बन रहा था वाइकॉफ की रिक्यूमुलेटिंग फेज में भी इसने एज अ सपोर्ट एक की थी और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया था। ये स्प्रिंग का केस है, ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया था आप लोगों की। सपोर्ट्स ब्रेक होती है तो उस जगह पे परफॉर्म नहीं हुआ एंड देन अंडरकट लो अगेन बाउंस कर गया। सो कल भी हमने देखा EMA 55 की सपोर्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट ने लिया, जो मैं 156,300 200 के वो लगा के बैठा हुआ था। मुझे आइडिया था कि ये इसको अंडरकट लो लगेगा, यानी सपोर्ट ब्रेक होगी, जिसको आजकल के बच्चे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, वो होगा जैसे यहाँ पे हुआ था एंड देन उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ अ सपोर्ट एंड क्या कहते हैं इसके ऊपर सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज की इस टाइम इंपॉर्टेंस चल रही है और कौन सा इंडिकेटर इस टाइम जाके प्ले होगा। ये एनालिस्ट का काम होता है, या आपको इस तरीके के एनालिसिस कहीं और शायद ही मिले। उसके अलावा एक अच्छी बात ये है, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अक्टूबर हमारा बेयरिश मंथ गया, सो बेयरिश मंथ के बाद नवंबर आपका बुलिश मंथ है। लास्ट हमने तकरीबन ये देखें 2010 से लेके 2024 तक का डेटा मेरे पास है, तो इतने सालों में सिर्फ 4 दफ़ा आपका नवंबर का जो महीना है वो बेयरिश बंद हुआ है। और अगेन बेयरिश भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टूट जाए, यानी कि 6-7% मार्केट नीचे आ जाए। सो बड़े स्लाइडली सी छोटी छोटी कैंडल्स थी। सो ओवरऑल एक बेहतरीन महीना है। सो सीजनल्स के ऊपर नवंबर 100 इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है। इसी तरीके से एक और एनालिसिस, अगेन ये भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जब भी आपका अक्टूबर नेगेटिव रहा है, यानी कि 2009 में नेगेटिव था, तो वेरी नेक्स्ट मंथ नवंबर आपका बुलिश हो गया। 2011 में नेगेटिव था अक्टूबर, सो वेरी नेक्स्ट मंथ आपका क्या कहते हैं 2016 में नेगेटिव था, सॉरी। सो वेरी नेक्स्ट मंथ आपका नवंबर बुलिश हो गया। 2017 में अक्टूबर आपका बेयरिश था, सो नवंबर आपका बुलिश हो गया। इवन मार्केट बेयर थी लेकिन नवंबर अच्छा रहा। 2020 में भी यही सूरत हाल रही। सो इसका ये मतलब है कि जब भी आपका अक्टूबर नेगेटिव रहा पिछले 17 सालों में 4 दफ़ा नेगेटिव जब भी रहा, सो उसके बाद हमने फ़ौरन रिकवरी देखी मार्केट में नवंबर के महीने में। सो 2025 इस दफ़ा भी आपका अक्टूबर नेगेटिव बंद हुआ है। सो मोस्ट लाइकली आपका नवंबर का जो महीना है वो बाय सीजनल्स वाइज भी परफॉर्म कर सकता है, और जो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि जब भी अक्टूबर नेगेटिव होता है सो नेक्स्ट मंथ आपका पॉजिटिव हो सकता है, सो मोस्ट लाइकली। बाकी बेयरिश इंडिकेशंस में एज़ यूजुअल हमारी वीकली RSI की डाइवर्जेंस जो है वो चलती भी आ रही है, और हमने EMA 13 की सिग्निफिकेंस देखी थी, स्टिल मार्केट उससे नीचे ट्रेड कर रही होती है। सो ओवरऑल यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये बाउंस यूजुअली आपका साइडवेज कंसोलिडेशन के उस पैटर्न में आएगा और कंसीडर करेंगे। सो हम इस तरह की कोई पैटर्न को आगे फ्यूचर्स में देखेंगे कि यहाँ से मार्केट जो है वो इसी तरीके से चौपी रहेगी। फ़िलहाल 1-2 हफ्ते अच्छे हैं। सो यहाँ से 160 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 165 166 के करीब जाए, फिर वहाँ दोबारा सेलिंग आए, यहाँ पे कंसोलिडेट हो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, और फिर अगली लेग की तैयारी करें। मोस्ट लाइकली जो आपके
नवंबर के महीने में सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स होंगे, उनमें काफ़ी आपको अच्छी रैलीज नज़र आएंगी। जो 7-8 रुपये वाले शेयर हैं, 10-15 वाले हैं, 20-25 वाले, इनमें आप लोगों को काफ़ी कुछ एक्टिविटी, मोमेंटम, ट्रेड आइडियाज़, ट्रेड स्विंग्स कॉल्स, काफ़ी कुछ आप लोगों को उस पर मिल सकता है। सो मेरे ख्याल में मार्केट बेहतर रहेगी और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में जाके ट्रेड करें। सो ओवरऑल ये है। और अगर अगेन इस तरह के एनालिसिस और ये क्या कहते हैं कॉल्स अगर आप लोग देख रहे हैं या आप करना चाहते हैं इस तरह की स्विंग ट्रेड, SFEL के आप लोग अकाउंट ओपन करें, वहाँ पे मेरी कोशिश होगी इस तरह की स्विंग कॉल्स देता रहूँ। हमारा विन रेट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर चलता हुआ आ रहा है। सो ये ओवरऑल 100 इंडेक्स का व्यू है हमार। और आगे मेरे ख्याल में अब स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं और हमारा जो इस वीक का जो रेशियो ऑफ द वीक है दैट इज डे सेल्स इन्वेंट्री। और ये इन्वेंट्री के ऊपर आपकी रेशियोज हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो डे सेल्स आउटस्टैंडिंग थी। तो ये ओवरऑल एक बड़ी अच्छी आपको पिक्चर दे रहा होता है कि आपने कितनी देर के अंदर कितने दिन लगे आपको अपनी इन्वेंट्री को सेल करने में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेज इन सेल्स इन्वेंट्री मेजर्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी मैनेजेस इट्स इन्वेंट्री. It shows the average number of days it takes to sell its entire stock of goods during a specific period. Lower DSI, faster inventory turnover, और efficient operations, better cash utilization. और अगर आपकी हायर DSI है तो स्लोअर इन्वेंट्री मूवमेंट, पॉसिबल ओवरस्टॉकिंग और वीक डिमांड। ठीक है, सो एवरेज इन्वेंट्री को डिवाइड करते हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 365 डेज। सो ये आपको जनरली बताता है कि आपकी ओवरऑल जितने कम दिन लग रहे हैं आपको सेल्स इन्वेंट्री को सेल करने में, उतना ही एक कंपनी एक अच्छा जो है अपने काम को यूटिलाइज कर रही है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पे चलते हैं और मैंने ये टेक्सटाइल की एक कंपनी यहाँ पे खोली, इंटरलूक खोला है। और यहाँ पे अगर आप, मैंने सारी कंपनीज को ऑलरेडी जो टेक्सटाइल की थी वो मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि एडिड रेशियोज में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आए, ठीक है, ऑल चाहे करके सेलेक्ट कर लें। ऑल पे जब आप आओगे तो सारी आपकी यहाँ पे रेशियोज आ रही होंगी। मैंने यहाँ पे डेज पेबल भी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, डेज सेल्स भी किया हुआ है, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग भी किया हुआ है। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और डे सेल्स इन्वेंट्री इस दफा हम डिस्कस करें। तो जब आप इसको रेशो सेव कर लेंगे तो आपके पास सारी इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा आते हैं तो डे सेल्स हमारी जो इन्वेंट्री थी वो यहाँ पे आपकी आ रही है। अगर इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमें जितनी कम होगी उतनी हमारे लिए बेहतर है। जैसे चिनाब आपके पास CHBL एक कंपनी आ रही है, उसके 42 डेज लग रहे हैं उसको सेल करने में। स्टाइलिस को 48 डेज लग रहे हैं, जाहिद को 58 डेज लग रहे हैं। इसी तरीके से इंटरलूप को 81 डेज लग रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को सेल करने में। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, KVTML को 112 डेज लग रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा है वो इस टाइम गुल अहमद को लग रहे हैं 165 डेज टू सेल इट्स इन्वेंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रेशो को भी चेक कर सकते हैं। जी बैक टू फराज भाई और टॉपिक्स। जी हमारे टॉपिक्स पे आते हैं और सबसे पहले PSO को डिस्कस करते हैं। ये हमारी पहले भी इस पर कॉल्स चल रही हैं और बेहतरीन ये परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। हमने 342 के ऊपर दोबारा इसको बाय किया था 342 350 पे और स्टिल हम इस पर रैली करते हुए प्ले करते हुए जा रहे हैं 496 के करीब राइट नाउ। यहाँ पे अगर कहीं दोबारा नीचे मिलता है, ये सपोर्ट बनी हुई है इसकी 435 से 440 के करीब। यहाँ अटेम्प्ट करें, स्टॉप लॉस फिर इस केस में 388 का हो जाएगा। हम फर्स्ट टारगेट इसका 496 देख रहे हैं, ये अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। और सेकंड टारगेट इसका 557 का है। जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं लॉन्ग रन के लिए वो तकरीबन 608 के करीब की है। हमने 340 में बाय किया हुआ, हम आए कर रहे हैं 608 को राइट नाउ। इसी के अंदर ये विगल्स बनी हुई हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज वेव्स बनी हुई हैं। सो हम इस जगह पे भी करंट मार्केट प्राइस पे अटेम्प्ट करके अपना SL 388 पे ला सकते हैं और आए कर सकते हैं 557 के टारगेट्स को। हमार PSO हमारी पहले भी बड़ी अच्छी कॉल्स रही हैं, बड़े अच्छा हमने इसके ऊपर राइड किया है, स्टिल ट्रेंड में है। कोई फंडामेंटल चेंज तो नहीं आया ऐसा कि कहीं हमें चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल नज़र आना शुरू हो जाए। फंडामेंटल्स तो इसके एक्चुअली में लास्ट टाइम की निस्बत हमेशा से इसके इंप्रूव भी होते आ रहे हैं। और इसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वैसे तो रेवेन्यूज इसके फ्लैट रहे हैं, तकरीबन 10% इसके डिक्लाइन ही हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट तकरीबन इसका पिछले साल की निस्बत ठीक बिल्कुल उतना है। जो मेजर इसकी बेनिफिट है वो ये है, एक तो म्यूचुअल फंड्स ने इसको बहुत ज्यादा होल्डिंग की हुई है। अगर आप इसको क्वार्टरली बेस के ऊपर भी देखेंगे तो रेवेन्यू अगर आप इसको देखें पिछले क्वार्टर की निस्बत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो तकरीबन रेवेन्यू यहाँ से डिक्लाइन है।
जो मेजर मुझे चीज एक नजर आई है, जो आपका पिछले साल जो क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो तकरीबन 3.58 था, जिस जो इस टाइम पे अब ये बढ़ के तकरीबन 8.8 हो गया, यानी कि डबल से भी ज्यादा इसका यहाँ पे अर्निंग्स हुई है पिछले साल के क्वार्टर की निस्बत। और जो इसके अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है इसको देखने का, जो यहाँ मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, दैट इज इट्स कैश। और ये कैश मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको कैश रिलीज हुआ है, और ये अगेन 24.5 बिलियन से 109 बिलियन का पैसा आना, दिस इज अगेन ह्यूज। ठीक है, सो ये सारी बेस है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड इसके अंदर काफी हद तक बुलिश भी हैं, और ये मेरी टॉप 25 पिक में भी था, ऑल्दो ये मेरे इन्वेस्टर मॉडल में नहीं आता जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। और इसकी रीजंस और भी हैं, क्योंकि इनके मार्जिन वगैरह कम होते हैं, मैं ऐसे सेक्टर में जाना पसंद करता हूँ जिनके मार्जिन बेहतर होता है। मैंने फिर भी इसकी कॉल दी थी कि ये ओवरऑल इसको बेनिफिट थे, ट्रिगर्स थे। ठीक है, इसके बाकी ओवरऑल बात की जाए तो तकरीबन इसके इंटरेस्ट इनकम जो इसको आ रही है वो काफी हद तक बेहतर हुई है, वो डबल हुई है। लेट पेमेंट सरचार्जेस इन्होंने जो है वो लगाए थे, तो उसकी बेस के ऊपर भी इनको थोड़ी सी बेहतरी आई है। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो तकरीबन 55% इनकी डिक्लाइन हुई है। इसके बाद इन्होंने जॉइंट वेंचर किया स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अजरबैजान के साथ, और ये जो कंपनी का नाम है दैट इज सोकार, नाम है SOCAR, फॉर ट्रेडिंग एंड मेंटेनिंग सप्लाई चेन। ये वो वाला काम करें। फिर इसके अलावा इन्होंने MOU साइन किया हपको के साथ। ये अगेन आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो स्टेशन लगाने जा रहे हैं, ये अगेन PSO लगाने जा रहा है। इसके अलावा अटक पेट्रोलियम का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी कर रहे हैं एक दो कंपनीज के साथ, उनकी भी पार्टनरशिप चल रही है। इसके अलावा सेल्स टैक्स इश्यूज इनके काफी ज्यादा वहां पे चल रहे थे, जिसमें से इनको कई कुछ रिलीफ वहां पे मिला है। सो ये अगेन वो वाला काम भी करें। इसके अलावा जो है एक रिवीजन की जा रही है इनकी पॉलिसी के अंदर, जिसपे इंट्रोडक्शन कराई जा रही है डेजिग्नेटेड पर लीटर अमाउंट टू, ताकि ये जो सेल्स के जो टैक्स लॉसेज हैं इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। तो ये थोड़े से इसमें बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं तो एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूँ कि आगे ये अभी परफॉर्म करेगा। जी, बैक टू फराज। सही। हमारे इसके बाद साजगार का जो सेटअप है वो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर सिंपल हाई राइज एंड हाई लोज ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। राइट नाउ जो कल परसों की मार्केट थी यानी थर्सडे की, उसने अपने सपोर्ट को टेस्ट किया 1766। वहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया कि बहुत अच्छे उस पर है, वैल्यू बाइंग के लिए अच्छा स्टॉक है। सो 1800 के करीब ये सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर जो लोग लॉन्ग रन के लिए चार्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो फिर अगर कहीं नीचे भी मिलता है 1670 के करीब, वहाँ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे ट्रेंड में है और सिंगल टॉप नहीं होता। हम दोबारा एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ये अपने इन हाइस को जाके इजीली टेस्ट करे और उसके बाद ये फर्दर रैली भी कर सकता है। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी, और स्विंग ट्रेड के लिए जो फर्स्ट टारगेट 1920 का होगा, सेकंड टारगेट 2050 का होगा। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे इन टारगेट्स को आए करें, और ओवरऑल ये एक अच्छे ट्रेंड में नज़र आ रहा है। हमारे साजगार इंजीनियरिंग की सेल्स और जो रेवेन्यूज़ हैं, हम अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी तरीके से ग्रो करता जाएगा जिस तरीके से लास्ट 2 ईयर से कर रही है। अच्छा, यहाँ पे हम नंबर्स को बात कर लें तो ओवरऑल मुझे वैसे ही इतनी जबरदस्त कंपनी लगती है। अगर आप ये देखें कितना ही कोई मैजिकल किस्म के नंबर्स इसके नजर आ रहे हैं। 2021 से देखें तकरीबन 4 बिलियन की इसकी सेल थी। ये पहले सिर्फ 3 व्हीलर्स रिक्शाज ही बनाते थे, और अब जो है ये जाके जब से इन्होंने साजगर जो हेवल की गाड़ी लॉन्च की है, वहां से अब आप देखो तकरीबन 25x इनका तकरीबन ये रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, विच इज स्पेक्टेकुलर, बहुत जबरदस्त है। और अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, जिसने अब यहाँ से अगर आप देखो 1.25 से लेके 270 तक जो है इस इन्होंने ईपीएस इंक्रीज किया, और पिछले साल से इन्होंने तकरीबन डबल ईपीएस किया है। पिछले साल में ही कई स्टूडेंट्स मेरे ऐसे थे जिन्होंने एकदम से घबरा गए कि भाई हमारा 10x हो गया स्टॉक, 50 रुपए 60 रुपीज 100 रुपीज, इस तरह से कई मेरे ऐसे स्टूडेंट्स इनिशियल बैचेस में उन्होंने इनको परचेज किया हुआ था, और ऑल द वे 1000 के ऊपर हर बंदा घबराया हुआ था कि 10 गुना तो हो गया, अब इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा। तो मेरा एक सिंपल जवाब ये था कि देखें, नंबर्स अगर इंप्रूव कर रहे होते हैं, आपकी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, तो इस आपको घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात, आप कंपनी को समझने की कोशिश करें कि इस टाइम इसका कर्जा भी कोई नहीं है, इसके पास कैश भी जबरदस्त है, ओवरऑल गाड़ी आपके सामने बिक रही है। प्लग इन हाइब्रिड इन्होंने नई गाड़ी लॉन्च की है, सो वो आप देख सकते हो कि उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी जो आप लोगों ने देखे गाड़ियों की सेल हो रही है, सड़कों पे नजर आ रही है, वो कितनी जबरदस्त है। ठीक है, ओवरऑल इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ये सोच रहे हैं कि और ये 40 कार्स जो है
इसको बढ़ा के अब तकरीबन 90 टू 100 कार्स पर डे ये करेंगे। और इनका मार्च 2026 से ये थोड़ा सा आइडिया है कि हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। अपकमिंग जो एनईवी पॉलिसी है उसमें ये दे आर आइन के इंसेंटिव ये दिया जाएगा प्लग इन हाइब्रिड और ईवी मॉडल्स की गाड़ियों को। इसके अलावा जो सीकेडी लॉन्च हो रही है आपकी टैंक की गाड़ियों की कैनन और मॉडल्स, तो ये एक्सपेक्ट करें कि एक एक करके हम इन गाड़ियों को यहाँ पे एनिमी के तौर पे लॉन्च करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों ने देखा 3 व्हीलर्स ये गाड़ियां बनाते हैं, ये तकरीबन 22 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें। तो सिर्फ ये नहीं है कि हेवल इनकी बिक रही है, इनकी रिक्शा जो है ये भी काफी ज्यादा बिक रही है। इसके अलावा ये आज से 6 महीने पहले जहां पे पर मंथ ये 1000 गाड़ियां या 980 गाड़ी बेच रहे थे, अब ये बढ़ के तकरीबन 1400 गाड़ियां हो गई। यानी कि अभी भी विद इन 6 मंथ्स 40% गाड़ियों की सेल्स वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने $11.5 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, ये बहुत ज्यादा होता है। और इसके अंदर ये क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पेंट शॉप, यानी कि गाड़ियों को जो पेंट किया जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वेयर हाउसिंग फैसिलिटी वो करने जा रहे हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ 5.7 मेगावाट सोलर सिस्टम लगाएंगे, और कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ताकि लोकल असेंबली जो आपकी है उसके ऊपर न्यू एनर्जी व्हीकल्स के ऊपर काम किया जाए। ये ऑलरेडी मैंने सासगार के ऊपर डिटेल में सरमाया यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियो बनाई थी, आज से तकरीबन 8 महीने पहले, 6-8 महीने हो गए। उसके बाद से अब आप देख लें तकरीबन ये डबल हो चुका है। वहां पे ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। जी, बैक टू फ्रांस। अच्छा, नेक्स्ट पिक है हमारी नेशनल फूड्स की। इस चार्ट के ऊपर बहुत अच्छी कंटिन्यूशन पैटर्न की कंसोलिडेशन है, मतलब ये अपसाइड की ही रैली हम इस पे कर सकते हैं। राइट नाउ एक अच्छी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को या सपोर्ट जोन को टेस्ट करके बाउंस कर रहा है। सो ये सपोर्ट जोन जो बन रही है वो 358 से 350 के करीब है, यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जो प्रीवियस इसका हायर लो है 320 का, वहाँ पे इसका एसएल एक्सपेक्ट करें, रख दें तो 30 रुपीज़ का एसएल, और आए आप करें 380s के फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट जो इसके रीसेंट हाइज हैं 410 411 के, उसको जाके भी ये टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल बहुत अच्छे ट्रेंड में है। और अब अमार से पूछते हैं इसके फंडामेंटल्स। अमार, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर तो इस पर काफ़ी अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में है। फंडामेंटली स्टिल ये कंपनी क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छे रिजल्ट शो करी। अभी रिसेंट पास में इसने अच्छे डिविडेंड्स भी दिए हैं। जी, नेशनल फूड्स का ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू की यहाँ पे बात कर लें तो तकरीबन ये आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके इंक्रीज आए हैं। तकरीबन 17 से 20% के पास इसकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, जो कि फूड सेक्टर में आप देखेंगे बाकी कंपनीज की निस्बतन कम है। नेशनल फूड्स ने इसको बहुत ज़बरदस्त बरकरार रखा है। दूसरे एंड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन 80% का इसके प्रॉफिट इंक्रीज किए हैं, विच इज स्पेक्टेकुलर। और ये हमने अप्रैल में इसकी लास्ट हमने कॉल दी थी, जिसकी बेस के ऊपर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। आज से 2-3 साल अगर आप इसके पहले देखेंगे तो इतने परफॉर्मेंस निस्बतन कम थी, लेकिन ये साथ साथ ग्रो कर रहा था। तो जैसे ही 2-3 इसके अंदर ट्रिगर्स आए, उसकी बेस के ऊपर इसने काफी हद तक ग्रो किया। डेट टू इक्विटी इसकी थोड़ी सी निस्बतन ज्यादा है, बिकॉज ये 3-4 डिफरेंट काम करें, जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पे इनका ओवरऑल जो है डेट आपको थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा। अच्छा, इनका जो बिजनेस है ये एक कोर बिजनेस तो हो गया कि मसाले वगैरह बेचते हैं, लेकिन इनकी एक जो ज्यादा बड़ा बिजनेस जो चल रहा है वो कनाडा के अंदर A1 कैश एंड कैरी का जो बिजनेस है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है। और अगर पिछले 8 साल में देखा जाए तो कंपनी का कहना है कि तकरीबन $50 मिलियन की जब ये से काम किया करते थे इन 2017, अब वो तकरीबन 300 मिलियन तक ये पहुंच चुका है। तो यानी कि 6 गुना इसमें इजाफा हो गया। दिस इज वेरी गुड। इसके अलावा जो इनकी एक कंपनी रजिस्टर थी दुबई के अंदर, वो काफी ज्यादा लॉस भी कर रही है। नेशनल फूड दुबई मल्टी कंपनी कमोडिटी सेंटर इसको कहते हैं, NFDMCC, ठीक है, ये वाली कंपनी थी। अब वो प्लान करी है डाइवर्स करने के लिए इन A1 बैग्स एंड सप्लाईज, जो ऑलरेडी इसके अंदर उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसमें डाइवर्स करें। ठीक है, और इसमें से एक कंपनी इनकी नेशनल एपिक्योर के नाम से थी, जिन्होंने उन्होंने 60% शेयर लिया हुआ था। अब ये करने का मकसद यही है कि अपने जो थोड़े बहुत 1-2 जगहों से उनके लॉसेस आ रहे हैं वो जब कम होंगे तो अगेन अल्टीमेटली क्या होगा, इनके प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। इसके अलावा जो है ATC होल्डिंग जो है वो इनकी कंपनी एक बाय कर रही है। 40 कंट्रीज के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं। फैसलाबाद के अंदर इन्होंने फैसिलिटी लगाई है, जो कि तकरीबन 6000 टन पर मंथ जो है इनको अगेन उसमें प्रोडक्ट्स में इजाफा मिलेगा। फाइनेंस कॉस्ट जो है इनकी थोड़ी सी निस्बतन बढ़ी है, जहां बाकी कंपनीज की कम हो रही है, इनकी बढ़ी है क्योंकि ये कर्जा लेके आगे इन चीजों पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके रिसीव आप देखें, मिक्सेस जो मसाले होते हैं, केचप हो गया, पिकल्स हो गए, ये सारी जो इनकी सेल्स के अंदर तकरीबन 65 to 70% ऑफ द सेल्स इसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा ड्रिजल सॉसेस
ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए न्यू कैटेगरी, ताकि यंगर जनरेशन को, आपको पता है कि जरा उस तरह की सॉसेज वगैरह पसंद होती हैं, वो बर्गर शर्गर वगैरह में डालना, तो इस तरह की चीजें जो है उसके अंदर इनको यूज करने के लिए इन्होंने नई प्रोडक्ट लॉन्च किया। जी, बैक टू फराज। अच्छा, नेक्स्ट पिक है पार्क इलेक्ट्रॉन, पेल की। हमने पहले भी बहुत दफ़ा इनकी कॉल्स दी हैं और हमारे जो इसके अल्टीमेट टारगेट्स थे वो 58 के थे, और रिमेंबर वन थिंग, हम 29-30 रुपये से इसको राइट कर रहे थे। उसके बाद फिर दोबारा से हमने 39 पे बाय कॉल दी थी, और इन्हें सारे टारगेट्स को जाके उसी तरीके से हिट किया जिस तरीके से हम प्लान करके बैठे हुए थे। राइट नाउ उन्हीं टारगेट्स को हिट करने के बाद ये ड्रॉप हुआ, ड्रॉप अच्छा खासा हो गया 46 के करीब। कल जब मैंने जो अपनी शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज बताई थी उसमें ये कहा था कि बहुत अच्छे लेवल्स पर है और डाउन साइड लिमिटेड है। सो वहाँ से हमने देखा दोबारा से कि 46 से 53 इन नो टाइम, यानी कि 2 दिन के अंदर ही वापस आ गया। सो जब भी ये नीचे आए आप इसको एक्यूमुलेट करें, लेट्स से 50 के करीब, 48 के करीब इसको जमा करते जाएं। एसएल अब फिलहाल आपका 46 का होगा, हम टारगेट्स इसके 58 के और फिर 61, 62 के रखे जा सकते हैं। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा सेटअप है, कोई साइन नहीं है यहाँ पे डाइवर्जेंस आई होगी तो वो डाइल्यूट हो चुकी है। सो अगर ये साइडवेज होके कंसोलिडेट करता है तो फिर इन टारगेट्स को इजीली जाके हिट कर जाएगा। ओवरऑल अमार पेल ने, हमने जितनी दफ़ा भी इसको डिस्कस किया, स्विंग कॉल्स इसने परफेक्टली जाके वो हिट की हैं और उन्हीं लेवल्स को ये रिस्पेक्ट भी देता हुआ दोबारा नीचे आ रहा है। क्या कोई ऐसी फंडामेंटल चेंज आई है इसके ऊपर कि उन लेवल्स को टेस्ट करने के बाद सेलिंग नज़र आई है, लेट्स से 58 और 60 के करीब, या स्टिल फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा? बिल्कुल ऐसे फंडामेंटल्स इसके इंटैक्ट हैं। ये थोड़ा सा सिक्लिकल टाइप स्टॉक है। मुझे याद है कि जब हमने एक दफा पहले इसकी कॉल दी थी, ये परफॉर्म तो कर गया था, लेकिन फंडामेंटली ये मेरे टॉप 25 पिक्स में भी था। शुरू शुरू का जो दिसंबर से लेके आपका मार्च के पीरियड के दरमियान थोड़ी सी ये रेंज में भी रहा था, और कुछ लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि आपका ये वाला स्टॉक आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी सारे आपके स्टॉक्स परफॉर्म करें। तो मैंने आपको इसी वजह से मैं हमेशा बताता हूँ कि कंपनी को समझने की कोशिश करें। पार्क इलेक्ट्रॉन बेसिकली अप्लायंसेस बेचता है, रेफ्रिजरेटर बेचता है, फ्रिज फ्रीजर वगैरह बेचता है, पावर के ट्रांसफार्मर वगैरह बेचता है। तो उन चीजों की डिमांड कब आएगी? आपकी गर्मियों में आती है, समर में आती है। तो समर में जब आपकी सेल्स एकदम से बढ़ेंगी तो उसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस नजर आएगी। उसके अलावा बाकी जो स्टॉक जितने भी बताए वो पहले से परफॉर्म इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो सारे उनके सीजन भी चल रहे हैं, उनके रेवेन्यूज भी जनरेट हो रहे हैं। लेकिन पार्क इलेक्ट्रॉन का जो एक बड़ा जंप है वो एक्सपेक्टेड था कि गर्मियों का जब रिजल्ट आएगा तभी उसके एकदम से शूट करेगा। अच्छा, अगर आप नंबर्स वाइज देखें तो नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हैं। अगर आप देखो 38.6 बिलियन से तकरीबन 53 बिलियन में इजाफा, बल्कि या 53 बिलियन से यहाँ से मतलब 2023 से 24 काफी इजाफा हुआ है। 53 से यहाँ पे 58, ये भी 10% का इजाफा है आपका। अगर आपका प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2.367 से 3.3 आपकी तकरीबन नेट इनकम बढ़ी है। सो इसका मतलब है कि आपका ओवरऑल 50% के राउंड अबाउट आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। जिस चीज पे मैं आपको फोकस करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल देखें तो ये एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पे जंप भी नजर आएगा। रेवेन्यू अगर आप देखें 17.3 से तकरीबन 21%, या आपको तकरीबन 20% का आपका रेवेन्यू जंप नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट पे आ जाते हैं तो देखिए हम 971 से तकरीबन 17 एंड 13, यानी कि आपका डबल प्रॉफिट हुआ है पिछले साल का जो क्वार्टर था उससे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंटली देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। कंपनी के ओवरऑल जो 3 सेगमेंट्स हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ओवरऑल पावर के डिवीजन के अंदर है। पावर के डिवीजन के अंदर 90% जो इनका मार्केट शेयर है वो इनके ट्रांसफार्मर वाला पार्ट के अंदर है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स भी हैं, एनर्जी मीटर्स भी हैं इनके, स्विच गियर्स हैं, ग्रिड स्टेशंस हैं, ईपीसी इंजीनियरिंग करते हैं। ये पावर सेक्टर का सेगमेंट हो गया इनका। फिर अप्लायंसेस के अंदर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन्स, वाटर डिस्पेंसर्स, ये सारे उसमें आपको आप देख रहे होंगे। 19% मार्केट शेयर पूरी मार्केट पाकिस्तान के अंदर पार्क इलेक्ट्रॉन के पास है रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है। एयर कंडीशनर के अंदर 9% इनके पास है, 25% वाटर डिस्पेंसर के पास है, ठीक है, 4% वॉशिंग मशीन के पास है के अंदर की मार्केट शेयर है। सो आप देख रहे हैं कि मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। 2500 अगर आउटलेट्स इन पाकिस्तान जो इन चीजों को बेचते हैं उनमें से 1600 के पास पार्क इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट्स लाजमी अवेलेबल होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है समझने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, पार्क इलेक्ट्रॉन ने 2 और इसमें डेवलपमेंट्स है। पार्क इलेक्ट्रॉन ने पार्टनर किया पैनासोनिक के साथ एलईडी लाइट्स बनाने के लिए। फिर मीटर बिजनेस जो है इनका 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है, और इसकी रीजन ये है कि ये कह रहे हैं कि डिस्कोस जो कंपनीज हैं उनको अब रिक्वायरमेंट होगी है कि आपने 1 फेज से
थ्री फेस जो है वो उसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपके जो स्विच ये गियर्स हैं, मीटर बिजनेस है, वो उसमें काफी हद तक आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा 44 मिलियन डॉलर्स का इनको ऑर्डर मिल चुका हुआ है इंटरनेशनल कंपनी से, इंक्लूडिंग टेस्ला, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि आगे जाके इनके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ लाने वाला है। तो आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा जब डेवलपमेंट्स होंगी तो फिर आपको क्यों घबराने की जरूरत है, आगे आगे इंशाल्लाह ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। जी, बैक टू फ्रांस। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है, सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, नेक्स्ट पिक है फ्लाइंग सीमेंट की, और यहाँ पे ये बहुत अच्छी कंटिन्यूशन पैटर्न की कंसोलिडेशन थी, उसका ब्रेकआउट दिया इसने, और ब्रेकआउट देने के बाद ये 59.53 से इस टाइम करेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे अब ज़ाहिर है इस टाइम रियल टाइम तो शो नहीं अपलोड होगा, सो ये आपको जब मंडे को मिलेगा तो कहीं भी नीचे मिले, लेट्स से 52 के करीब, 51 के करीब, वहाँ पे अटेम्प्ट करें, 47.88 के स्टॉप लॉस रखें। सो ये अपने जो रीसेंट पास्ट के इसके हाइस थे 62 के, उसको जाके टेस्ट कर सकता है। एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन है, सो हम एक्सपेक्ट ये भी कर सकते हैं कि ये 62 को भी जाके ब्रेक कर जाए। सो ओवरऑल बहुत अच्छा पैटर्न है, और यहाँ पे मोमेंटम भी नज़र आ रहा है। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 47.8 एंड टारगेट्स हम आराम से इसके 62 और उसके भी ब्रेकआउट को भी देखा जा सकता है। अमार, फ्लाइंग सीमेंट टर्न अराउंड स्टोरी है इसकी, और आपको क्या लग रहा है कि इसके सेल्स और नंबर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं या नहीं? अच्छा, ये हमने पहले भी 2-3 दफ़ा इसकी कॉल्स दी हुई हैं। लास्ट कुछ अर्सा हो गया हमें इसकी कॉल दिए हुए। ये वाकई में टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो रेवेन्यू इसने बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी किया है। हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो ये एक्सपेंशन में जा रहे थे। अगर इनके नंबर्स की बात की जाए, सो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तकरीबन 4.5 बिलियन से तकरीबन आप 11 बिलियन, आप अंदाजा कर सकते हैं कि 3x इनका तकरीबन रेवेन्यू ज़्यादा हुआ है इस साल। और अगर इनके प्रॉफिट्स की बात की जाए तो तकरीबन 14x यानी कि 0.07 इनकी अर्निंग्स थी, जो कि बढ़ के अब 0.92 हो गया। तो 14x इनकी जो प्रॉफिट है वो तकरीबन ज्यादा बढ़ी है, विच इज अगेन स्पेक्टेकुलर। इन्होंने बेसिकली 9000 जो है अपना जो क्लिंकर की प्रोडक्शन है उसको मजीद बढ़ाया था, और ये कहा था कि जो Q4 है उसमें ये अब स्टार्ट हो जाएगा। मुझे मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसकी मिली नहीं कि वाकई में इनका स्टार्ट हो गया कि नहीं। जो लास्ट इनकी रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि लाइन 2 जो हमारी है वो अब हमारी ट्रायल प्रोडक्शन में है। जैसे ही वो हम उसकी ट्रायल कर लेंगे उसके बाद उसको भी हम एक्टिविटीज स्टार्ट कर देंगे। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स ये काफी हद तक इसने परफॉर्म भी किया है। हमने इसकी राइड फर्स्ट टाइम जो थी, आई रिमेंबर कि हमने 6-7 रुपए पे दी थी, और ऑल द वे 40-45, शायद मुझे याद है फराज इससे भी शायद अपने ऊपर सेल करवाया था, तो कुछ ऐसा था। जी अमार, मेरी इस पे पर्सनल ट्रेड थी 7 रुपये की एवरेज से, और मैंने उसको 45 की एवरेज से जाके बेचा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिटर्न्स थे। उसके बाद इसको बेच के जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो भी डबल हो गया, बल्कि मेरे ख्याल में 3 गुना बढ़ गया। उसकी वीडियो शायद करीब आए। चले, अच्छा अब मेरे ख्याल में ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं, और ग्लोबल मार्केट्स पे जाते हैं, और सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। और इस दफ़ा बड़ा हैपनिंग इवेंट था जो FOMC का था, उस पर पाउल की स्पीच पे भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही, और हमने देखा कि नैस्डैक बहुत बेहतरीन तरीके से अब जितनी भी मार्केट्स थी उनकी US की बहुत अच्छे से परफॉर्म करती गई। डॉलर इंडेक्स हम काफ़ी टाइम से बुलिश थे, बुलिश डाइवर्जेंस देखी थी हमने, और उसके बाद फिर एक्सपेक्ट किया था कि फर्दर बढ़ता जाएगा, और अब हम आए कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है 100.37 इसको जाके टेस्ट करे 100.33 को, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इस रेजिस्टेंस को ये किस मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है। सो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स स्टिल यहाँ पे पोटेंशियल दिखा रहे कि इस रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट कर जाए। हमारा डॉलर के ऊपर जो पावल का भी स्टांस आया है, और फर्दर इंटरेस्ट रेट कट्स की बात हो रही है या नहीं हो रही, इनके डॉट प्लान्स में क्या प्लान शो कर रहे हैं वो? सो ओवरऑल अगर पावल की स्पीच की बात की जाए, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा सा डोविश स्टांस देंगे और ये कहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट अभी CPI का डाटा नीचे आया है तो हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कट नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन पावल ने थोड़ी सी उल्टी बात किया, और उसने ये कहा था कि हमने जो दिसंबर के अंदर जो कट्स करने हैं हम अभी एश्योरेंस नहीं दे रहे,
और हम फोकस करेंगे हमने कि इन्फ्लेशन को अभी भी नीचे रखना है। इसको कहते हैं हॉकिश स्टांस। तो हॉकिश स्टांस जब भी आप देते हो तो आपका डॉलर जो है वो बुलिश होता है। ऑल्दो मैंने अमार कॉल्स जो मैं अपने जो हर सैटरडे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, तो उसमें मैंने इसके ऊपर डॉलर को बुलिश ही कहा हुआ था, लेकिन मैंने साथ कहा हुआ था कि कॉशियसली आप लोगों ने देखना है कि अगर पॉवेल की स्पीच अगर आपकी हॉकिश डोविश आ गई तो इसको आप चाहे बाय ना कीजिएगा, इग्नोर कर दें डॉलर को। लेकिन हुआ है कि हॉकिश आ गई तो हमारे लिए अच्छा हो गया। मैंने यूरो यूएसडी को सेल कहा हुआ था, उसमें पाउंड यूएसडी को भी सेल कहा हुआ था, तो आप देखेंगे वो दोनों ही ऑलरेडी वो नीचे आ गए। लास्ट मैंने ऑड कैट को भी पाउंड कैट के ऊपर बहुत ज्यादा लास्ट टाइम भी कहा था कि ये काफी हद तक नीचे जाएगा, और अगर आप देखेंगे वो चार्ट में भी देखोगे तो काफी जबरदस्त आपको वहां पे ट्रेंड नजर आएगा नीचे वाली साइड पे। सो ये थोड़ा सा फंडामेंटल्स हमें आइडिया बता रहे होते हैं। पावल की स्पीच ने तो ये कह दिया कि हमारी सिचुएशन है, लेकिन आगे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे डॉलर अभी भी लग रहा है कि अभी इसको ऊपर जाना चाहिए, और देखते हैं कि आगे सिनेरियो क्या रहता है। जी, बैक टू फ्रांस। सही है अमार। क्या कहते हैं, मैं इस दफ़ा डॉलर को ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि पाउंड यूएसडी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, कभी उसको ब्रेक कर रहा है, कभी बाउंस कर रहा है, और इसी तरीके से डॉलर इंडेक्स भी अपनी रेजिस्टेंस के करीब है। सो मार्केट को इन लेवल्स को प्ले करने दें, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है। राइट नाउ मेरे लिए एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रेंड बना हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर बुलिश हो सकता है, येन जो है वो वीक हो सकता है। सो इस ट्रेंड को प्ले करते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। इसका स्टॉप लॉस बड़ा आसान सा होगा 100.20 का, और हम इसका टारगेट करेंगे 101.5 को। रिमेंबर वन थिंग, ये रिसेंट पास्ट में अभी 108 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ आया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका क्या कहते हैं वहाँ से फिर ड्रॉप हुआ था 110 से। सो हो सकता है ये लॉन्ग रन में भी परफॉर्म कर जाए। सो मेरे ख्याल में अब चूंकि ये ट्रेंड बहुत आसान है और आसान सा एसएल बना हुआ है आपका, इसी को प्ले करना चाहिए 101.5 के टारगेट से। हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या लगता है आपको एज कम्पेयर टू जापानीज येन? अच्छा, ओवरऑल मैं वैसे ही बुलिश हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर, और ये जो पेयर होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन का, ये मुझे काफी हद तक अच्छा लगता है। मैंने ये पोस्ट भी एक शेयर की थी 27 अक्टूबर को कि आपकी क्रिसमस की रैली जो है ये स्टार्ट होने वाली है, और जैसे ये स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त स्टॉक मार्केट जो है आपकी परफॉर्म करेगी। और जब स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही होती है, सो आपका और जेपीवाई जो है वो भी काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसमें आप ये डिटेल में देखिएगा कि मैंने इस पे रीजन भी बताई है, इसके ऊपर एक मेरी वीडियो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। सो मैंने ओवरऑल बताया था कि आपके जब भी जो ग्लोबल मार्केट्स के सिनेरियो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अब ये क्या होते हैं वो आप वीडियो में लाजमी देखना है आपने। सो ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स जब नीचे आ रही होती है तब आपकी स्टॉक मार्केट्स भी नीचे आती है, और पहले से बताती है, नहीं कि 6 मंथ्स एडवांस में बता रहे होते हैं। रिसेंटली ये नंबर्स जो हैं ये सारे ऊपर वाली साइड पे जा रहे थे। ये नहीं कि अमेरिका के जो हालात है, ग्लोबल मार्केट्स के हालात बेहतर हो रहे हैं, जहां पे लोग घबराए हुए थे कि जी पता नहीं मार्केट इतनी महंगी हो गई है। जब ये नंबर्स खराब होते हैं तब ये सिचुएशन खराब होती है। लेकिन अभी जो है मार्केट्स भी इस टाइम अच्छे सिचुएशन में है। अगर मैं स्टॉक इंडेक्स के आपके नैस्डैक के इसके सीजनल दिखा दूं, तो यहां से अगर आप देखो तो ये तकरीबन अक्टूबर के लास्ट मंथ से ये रैली, लास्ट वीक से रैली स्टार्ट होती है एंड ऑल द वे फरवरी तक जाती है। अगर कोई बीच में कोई बुरी न्यूज ना आए तो ये काफी ज्यादा आगे सस्टेन कर सकेगी, एंड आई एम बुलिश ऑन ऑड जेपीआई इसी वजह से। जी, बैक टू फराज। सही अमार, अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया रिस्क ऑन एसेट्स का। सो ग्लोबल मार्केट्स में भी नैस्डैक 100 मैं भी अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज करूंगा। मैं काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्रैश करे, नीचे आए, एक अच्छी करेक्शंस दे और फिर उसके बाद इसको राइट करें। अब चूंकि ट्रेंड को ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप मार्केट से बड़े नहीं हो सकते। सो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा स्टिल कि जब भी ये करेक्ट होता है, बाय ऑन डिप पे आता है लेट्स से 25,800 के करीब, या फिर ये जो इसने गैप बनाया हुआ ये फिल करने आता है 25,400 500 के करीब, वहाँ पे इसको बाय करना चाहिए, अटेम्प्ट करनी चाहिए। और अब चूंकि ये इसने यहाँ से एक नई इसकी रैली शुरू हुई है 24,000 से, सो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल है कि फर्दर ऊपर जाए। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी, जहाँ भी नीचे है इसको अटेम्प्ट करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं, यानी कि एसएल जहाँ पे आपका करीब है उतने ही पे रिवॉर्ड रखें। सो ओवरऑल अभी तक ये ट्रेंड में ही है और अभी तक इसने ट्रेंड रिवर्सल्स के ऊपर इतने अच्छे साइंस नहीं दिखाए। जहाँ पे ये डाइवर्जेंस दिखाता है वहाँ ये हायर लो नहीं ब्रेक कर पाता। सो इसका ये मतलब है कि इसलिए अभी तक ये ट्रेंड में ही है और ये कंटिन्यू करेगा। कहीं साइडवेज होके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आए फिर देखेंगे इसको। यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूशन फेज की शक्ल बनाई थी, लेकिन वो जाहिर है ये जो अनाउंसमेंट्स अभी आई हैं इसको इसने ब्रेक कर दिया। सो ओवरऑल अभी भी ये ट्रेंड में ही है जैसे अभी अमार बता रहे हैं, और इन पे दोबारा से बात कर लेते हैं। अमार, आपकी मेरे ख्याल में डिटेल्ड वीडियो आने वाली है इसके ऊपर।
जी, बिल्कुल, स्टॉक मार्केट के जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। चलें फ्राइडे फिर के उसमें नाइट। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाउंस करेगा और ये फर्दर यहाँ पे जो भी इसको करंट लेवल के ऊपर बाय करता है 4000 के ऊपर, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या लेवरेज यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी भी ब्रोकर के पास काम करें, इवन पीएमईएक्स में कर रहे हैं, तो आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए कि आप कितना गोल्ड खरीद रहे हैं। सो वॉलेटाइल हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फिजिकल गोल्ड में आप बाइंग कर सकते हैं या गोल्ड किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे लेवरेज नहीं होती। सो वो आपके लिए एक अच्छी ये वैल्यू बाइंग है $4000 के करीब। अब जो इसका अगर कोई एसएल रखना चाह रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, वो 3880 का बन जाएगा। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये 4123 की रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करें और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे 4254 को एटलीस्ट जाके टेस्ट करें। सिंगल टॉप नहीं होता, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिंगल टॉप बना हुआ है। सो यहाँ से बाउंस होकर एटलीस्ट ये लोअर हाई बनाने ज़रूर आएगा 4250 के करीब। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी एंड एक्सपेक्ट करेंगे फिर एटलीस्ट 4250 को जाके ये टेस्ट करें। हमारा गोल्ड के फंडामेंटल्स स्टिल इंटैक्ट हैं आपके, ये इसमें कोई स्टांस में चेंज तो नहीं आया अभी तक? अच्छा, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप कह सकते हो कि इंटैक्ट है, बट अभी शॉर्टर टर्म के हिसाब से मैं फंडामेंटली थोड़ा सा इसमें बेरिश वाली साइड पे आ गया हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आप देखें जब मार्केट्स में बेहतरी आती है तो उसकी बेस के ऊपर आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी नीचे वाली साइड पे आती है। अगर आप सीजनल्स के ऊपर आ जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो नवंबर का जो अक्टूबर का जो लास्ट वीक होता है, थोड़ा सा ऊपर बाउंस यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड है, लेकिन नवंबर में अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस इसके थोड़े से ज्यादा हैं। सो वही बात होगी जो अभी आप जिस तरह बता रहे हैं, अगर बाउंस एक्सपेक्टेशन हो जाएगी तो उसकी बेस के ऊपर शायद ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए और उसके उसके बाद जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा। तो नवंबर के एंड में अगर फंडामेंटल्स थोड़े से ज्यादा बेहतर भी हो जाए शॉर्ट टर्म की बेस के ऊपर, तब भी हम इसके अंदर एंट्री आई थिंक ले सकते हैं। अच्छा फराज, मैं अपने एंड से एक चीज को कॉफी को का एक थोड़ा सा स्टडी दिखाना चाह रहा हूँ। सो अगर आपने कोई अभी चीज कोई शेयर नहीं करी तो मैं शेयर कर लूँ। जी प्लीज़ करें करें, बिल्कुल करें। अच्छा, सो कॉफी अगर यहाँ पे एक मैं केस स्टडी आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ये जरूरी नहीं होता कि आपको एक ही जगह आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही तो आप इस तरह पैसा नहीं बना, वैसे तो कर रही है परफॉर्मेंस, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेटल्स में आप नहीं जा सकते तो आप कॉफी को भी ट्रेड कर सकते हो। इस तरह की कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके अवेलेबल होते हैं। यहाँ से अगर आप देखो 1 अगस्त से लेके अभी तक जो है ये तकरीबन 40% कॉफी परफॉर्म कर चुका है। ये एक कमोडिटी है और विद इन 2 to 3 months 40% की परफॉर्मेंस होना एक छोटी बात नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सीजनल्स इसके अगर आपको दिखाता हूँ तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आप करो कि किस तरीके से मैं बैकएंड पे अपने जो मेरे फॉरेक्स फंडामेंटल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इस तरीके से एनालाइज करके बता रहा होता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें अगस्त के सेंटर के अंदर ये एक बुलिश होना शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कि आप इसको बाय तब किया करो कि जब आपके सीजनल्स भी अच्छे जा रहे हैं और इसके अंदर जो आपका स्मार्ट प्लेयर है वो भी एंट्री ले रहा हो। यहाँ पे अगर आप डिस्कॉर्ड पे ऊपर आ जाएं तो मैं हर वीक के अंदर जो बाय कॉल्स दे रहा होता हूँ वहां पे ये मैंने यहाँ पे शेयर भी किया हुआ। ये देखें आप कॉफी बाय, मैंने उस टाइम पे ये सेकंड वीक ऑफ मेरा अगस्त था, मैंने वहां पे ये शेयर किया था कि आप इस टाइम पे इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं फंडामेंटल्स के अंदर आता हूँ जो इसकी बेसिकली जो पीछे जितने भी आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पे अगर आप आके देखो, ये मैंने कॉफी खोला हुआ है। तो आपके जो नॉन कमर्शियल है, यानी कि जो आपके म्यूचुअल फंड हो गए, हेज फंड हो गए, वो आप देखो दिसंबर में यही अगस्त में लॉन्ग होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन भी अगर आप देखेंगे, देखें कितनी तेजी से ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही फर्स्ट वीक के अंदर आपको ऐसा लगे सीजनल आपके अच्छे आ रहे हैं, आपकी जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट है वो आपको कह रही है कि ये एंट्री हो रही है, और इसके बाद ये मुझे एक बहुत मजेदार लगता है सिनेरियो, जब भी ये 0-0% पे ये तीनों आते हैं तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि यहाँ से एकदम से रिकवरी शूट करके जाएगी। तो ये रीजन बनी। और अगर आप ये अगेन ये सीखना भी चाहते हो तो फॉरेक्स फंडामेंटल्स के ऊपर भी आप यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स जब भी हमारी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। जी, बैक टू फराज। अमान में मेरे ख्याल में हमने फॉरेक्स कमोडिटी को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब क्रिप्टो की बारी है और उस सलमान को इनवाइट करते हैं। जी जी, सलमान कैसे हैं आप, और थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में भी आप थोड़ा आउटलुक दे दो। जी, थैंक यू हमारे भाई फराज भाई। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। मैं अभी स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ और फिर हम इससे देखते हैं। जी। जी अच्छा, सबसे पहले हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है वर्चुअल्स प्रोटोकॉल, और ये हमारे पास एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में आता है। इसकी ये चीज़ है कि ये एआई एजेंट्स जितने भी हमारे पास होते हैं, ये उस
पे काम भी करता है, और अगर आप अपना कोई एआई एजेंट बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल samai.pk है, और इसमें हम एआई एजेंट्स को इंटीग्रेट अगर करना चाह रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, तो वो यहाँ से हम खुद भी बिल्डअप कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ऑलरेडी एआई एजेंट्स अवेलेबल हैं उनको हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो अगर हमारी ऑडियंस में से कोई भी ऐसा बंदा है, बंदी है, जो कि प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, सॉलिडिटी में अच्छे हैं, बेहतर हैं, और वो एआई एजेंट्स पे काम कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा एजेंट बना सकते हैं, तो उनको इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने परफॉर्म भी किया है, और इसकी अडॉप्टेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इसकी अगर हम टीम के बारे में बात करते हैं तो येंसन यांग और चरण इनकी टीम का पार्ट हैं। इनको मैंने कंप्लीट चेक किया है, और उनकी हिस्ट्री भी है टेक साइट पे। और अगर फंडिंग की हम बात करते हैं, 2021 में इनका सीड राउंड इन्होंने अनाउंस किया था, और जिसमें डी फाइनेंस और मेरिट सर्कल भी एक प्रोजेक्ट मार्केट मेकर है, तो उनके साथ मिलकर सीड फंडिंग इन्होंने रेज़ की, और नियरली $125,000 से इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया था। और उस टाइम पे जो आईडीओ इनिशियल डेस्कटॉप ऑफरिंग हुई थी, जो अर्ली इन्वेस्टर्स है, वो 0.015 प्राइस उनको मिली थी, उस पे उन्होंने बाइंग की थी। उसके बाद जो इसका मेजर आईडीओ हुआ, उसमें इन्होंने $16.2 मिलियन की फंडिंग रेज़ की 0.6 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद फिर जनवरी इस साल में इनकी जो लॉन्च पोल्स हैं, उसके ऊपर भी इनकी लिस्टिंग्स आना शुरू हो गई थी। इसके अलावा जो हमारे पास इनके टियर 2 और के हमारे पास 2 मार्केट मेकर्स हैं, जो कि इनकी फंडिंग पे बैक एंड पे जो लीड इन्वेस्टर्स हैं, तो वो अच्छे इन्वेस्टर्स, अगर इन्वेस्टर्स अच्छे हों, बैकिंग हो, तो उससे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप हो जाता है कि एक बैक एंड पे उनके पास, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, वो अपना माइंड शेयर भी शेयर कर रहा होता है, अपनी जो उनकी स्किल्स होती हैं, मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, वो सब चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। अगर हम कोड की इसकी बात करते हैं तो 85 और सिंगल ए रेटिंग है, जो कि 3 कंपनी से इन्होंने ऑडिट करवाया, कैंटीना से, इसके अलावा पैकशील्ड से और इनिशियल पैकशील्ड से। तो ऑडिट रिपोर्ट इनकी बेहतर आई, उसमें ऐसा इनकी कोई वल्नरेबिलिटी शो नहीं हुई, जो कि टेक साइड से बेहतर है, काफ़ी अच्छा। इसके अलावा ट्विटर की अगर मॉनिटरिंग देखते हैं तो ओवर नियरली 300,000 के इनके फॉलोअर्स हैं, उसमें भी एक्टिविटी इनकी काफ़ी अच्छी आ रही है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी एक्टिविटी में इंक्रीज़ हो रहा है। टेलीग्राम पे भी इनके यूज़र्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, डेली की बेसिस पर 150 यूज़र्स बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है काफ़ी। फिर मार्केट में रीसेंट एक्टिविटी अगर हम देखें तो अक्टूबर 28 को जस्ट रिसेंटली ये ओकेएक्स एक्सचेंज पे भी इनकी लिस्टिंग हुई है, जो कि टियर 2 की एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है। और बाकी भी एक्टिविटीज़ ये मतलब ये करते आ रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हो रहे हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी नहीं थे। फर्दर अगर हम इनके देखते हैं कि इनके रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, तो Q1 2025 के अंदर काफ़ी इसमें नेगेटिव हमने देखा है, कि लेकिन क्योंकि दिसंबर Q4 में 7000% इंक्रीज़ आया था, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। उसके बाद फिर Q1 में ऑब्वियसली हमने देखना था कि थोड़ा-सा उसके अंदर ठहराव आना था। Q2 में भी 160% गया, Q3 में -32%, और अभी Q4 में जब सारी मार्केट ब्लीड कर रही है बहुत बुरी तरह से, तो 48% तक ये जो है वो प्ले कर रहा है। उसकी मेन वजह ये है क्योंकि ये एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो ना सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड लोग, बल्कि जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो भी इनके जैसे बैंकिंग की ऐप्स होती हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, आपको एक पॉपअप शो होता है, तो वो आपके एआई एजेंट्स होते हैं। तो वो भी इसको अब इनसे बाय करेंगे, रेवेन्यू जनरेशन वहाँ से भी इज़ाफ़ा हो रहा है, तो वहाँ से भी काफ़ी इनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन की वही अगर हम बात करते हैं, तो Q4 के अंदर अभी जो करंटली हमारा चल रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो 4.2 मिलियन का रेवेन्यू ने जनरेट कर लिया है। और Q3 के अंदर 7 मिलियन का था, उससे पहले 10 मिलियन का था, उससे पहले 19 मिलियन, और उससे पहले Q4 जो कि बहुत अच्छा गया था, $20 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अभी अच्छा जा रहा है, अभी क्वार्टर स्टार्ट हुआ है, तो 4.2 मिलियन इनका रेवेन्यू जनरेशन है। जी फराज भाई, चार्ट्स में अगर आप हेल्प कर सकें कुछ। अच्छा सलमान, बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी फराज भाई। अच्छा, ये इसके चार्ट्स के ऊपर, डेली के ऊपर अगर हम बात करें, ये डिसेंडिंग वेज थी। ये यूजुअली रिवर्सल्स होते हैं बुलिश के ऊपर, बुलिश रिवर्सल्स होते हैं। हमने देखा कि इसने अपना लोअर हाई 1.1936 को ब्रेक किया, एंड देन उसके बाद ये रैली करता हुआ ऊपर जा रहा है। राइट नाउ एक अच्छी ये अप ट्रेंड में है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें 1 आवर के ऊपर, सो अगर इसका स्टॉप लॉस हम इस प्रीवियस सपोर्ट पे रखें जो 1.16 के करीब है, सो करंट प्राइस के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, और एक्सपेक्ट ये करें कि 1.6823 को जाके ये फिर से टेस्ट करे। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई स्विंग ट्रेड करना चाहता है और लंबा इसको होल्ड करना चाहता है, तो फिर उसके टारगेट्स 1.95 के हो जाएंगे। ओवरऑल एक अच्छे सेटअप में है, अच्छे सिनेरियो में है, सो एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि फर्दर रैली करता हुआ नज़र आए, एज लॉन्ग एज ये अपने स्टॉप लॉस को सस्टेन कर रहा हो।
इसके बाद सलमान आप किस फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास फराज भाई आता है पैक्स जी। और ये ऐसा क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है जो कि पैग है बैक एंड पे गोल्ड के साथ। इनके स्टेबल कॉइन्स भी हैं, इनके काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं, एक पैक्सोस पूरी कंपनी है। तो उसमें जो गोल्ड हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हो सकता है कि लोगों को ब्रोकरेज के इशू आते हैं कि वो ब्रोकर का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। लेकिन अगर वो फिर भी गोल्ड का एक्सपोजर चाहते हैं, तो वो कोई भी क्रिप्टो की एक्सचेंज में अपना अकाउंट बाइनेंस, बायबिट, कॉइनबेस या किसी में भी ओपन करके अगर वो गोल्ड में एक्सपोजर अपना चाह रहे हैं, तो वो इस कॉइन को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और छोटी क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। मतलब $10 $20 की अगर वो इन्वेस्टमेंट सिप्स जिस तरह आप स्ट्रैटेजी बताते हैं उस पे जाना चाहें या किसी भी स्ट्रैटेजी पे यानी मिनिमल अमाउंट से भी वो एंट्री ले सकते हैं अगर गोल्ड के अंदर लेना चाहते हैं। तो क्रिप्टो के अंदर थोड़ा-सा इसका सीन ये होता है कि अगेन ये पेग गोल्ड के साथ ही है। लेकिन क्योंकि ये ERC-20 पे हमारे पास आता है और उसमें कुछ मूवमेंट्स जो क्रिप्टो की स्पेसिफिक होती हैं, वो इसके अंदर भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका मिलना गोल्ड से भी है, वो तो है ही है ऑलरेडी, लेकिन क्रिप्टो की जैसे विक्स अगर आती हैं, जैसे 10th ऑफ अक्टूबर को काफ़ी बड़ी वीक आई थी डाउन साइड की, वो हमें गोल्ड में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन क्रिप्टो में इसमें देखने को मिली थी। तो ये थोड़ा-सा माइंड में एक रखने वाली चीज़ है। इसके अलावा टीम इनकी बहुत ज़बरदस्त है, इन सबको मैंने चेक किया, सारी प्रोफेशनल टीम है। और ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इनका प्रूफ ऑफ रिज़र्व होना चाहिए कि वाक़ई ही जो ये कह रहे हैं कि गोल्ड के साथ पेग है इनका प्रोजेक्ट, वो है या नहीं है। तो केपीएमजी एक ऑडिटिंग फ़र्म है दुनिया की काफ़ी नोन, तो इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और इनकी ऑडिटिंग ट्रांसपेरेंसी में अगर आप जाते हैं, तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएँगी जो कि मैंने अभी प्रेज़ेंटेशन के अंदर शामिल की है। तो अभी इस क्वार्टर की जो इनकी रिपोर्ट है, इसके अंदर कंप्लीटली उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑडिट इनका चल रहा है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो वो कह रहे हैं क्या वो वाक़ई बैकएंड पे है या नहीं है। नेक्स्ट इनकी वेबसाइट की सिक्योरिटी और बाकी सारी चीज़ें चेक की हैं तो ट्रिपल ए रेटिंग है उसमें, कोई भी इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया पे इनकी इंटरेक्शन वो भी काफ़ी बेहतर और ग्लोबली इंक्रीज़ भी कर रही है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि क्रिप्टो का ही प्रोजेक्ट है तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स किसके पास हैं, कि क्या किसी इंडिविजुअल के पास तो ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है या एक डिसेंट्रलाइज़ हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बाइनेंस हॉट वॉलेट जो इनका है उसमें 19% की इनकी होल्डिंग पड़ी हुई है। इसके बाद पैक्सोस जो इनका पूरा इकोसिस्टम उनके पास है, बाकी बाइनेंस और बाकी लिक्विडिटी। तो इसका मतलब है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है। सम स्पेसिफ़िक या कुछ कम वॉलेट एड्रेसेस के पास ही इनकी सारी चीज़ें नहीं हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगेन जो रिटर्न्स हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड के रिटर्न्स आ रहे होते हैं, बहुत मिलते-जुलते उससे रिटर्न्स हमारे पास यहाँ पे इसके साथ आते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 जैसे गोल्ड हमारे पास रैली कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ये रैली करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जी फराज भाई, वैसे तो काफ़ी मिलता हुआ गोल्ड से इसका चार्ट होगा, बट अगर वहाँ पे अगर आप कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बताना चाहें, जो लोग क्योंकि लोग अगर लेट्स से अगर लेवरेज पे ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर्स में करना चाहते हैं, तो वो 10x, 20x, 50x, 100x लोग जिस तरह से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। जी फराज भाई। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी फराज बिल्कुल भाई। होगी। अच्छा, जिस तरह सलमान ने बताया ये पेग है ऑलमोस्ट गोल्ड के साथ, और हम डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर इसके ऊपर अकाउंट ओपन करके हम स्पॉट पे भी और फ्यूचर्स की लेवरेज के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और अगर जो लोग लेवरेज पे काम कर रहे हैं उसको मैं कंपैरिजन करके यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्सचेंजेस में और आपके रियल या किसी भी और ब्रोकर के पास इवन BMEX में गोल्ड में और इसकी प्राइस में कहाँ पे फ्लक्चुएशंस और डिफरेंस आया हुआ है वो आप लोगों के सामने है। ये ऑलमोस्ट वैसे गोल्ड की प्राइस पे ही चल रहा होता है। इस टाइम गोल्ड जब मैं ट्रेड का ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रियल टाइम मार्केट के ऊपर गोल्ड 4006.7 पे ट्रेड हो रहा है। बाइनेंस की एक्सचेंज के ऊपर ये पैक्स गोल्ड जो है वो तकरीबन 4003 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो $2-3 का यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे वाज़ेह है और बड़ी प्रोमिनेंट हमें नज़र आ रही है कि जब भी एक्सचेंजेस पे कोई वॉलेटिलिटी आती है तो यहाँ पे ये गोल्ड की प्राइस से निकल जाता है ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि 16 अक्टूबर को बाइनेंस की एक्सचेंज के ऊपर इसकी प्राइस लगी हुई है 47.89, लेकिन 16 अक्टूबर को जो हमारे पास गोल्ड की प्राइस थी जो उसका हाई था वो था 4330। सो ये $400 का फ़र्क था। सो एहतियात उनको यहाँ पे करनी चाहिए जो लोग फ्यूचर्स में लेवरेज पे काम कर रहे होते हैं। सो उनका अकाउंट जो है वो वॉश हो सकता है, उसका ख्याल रखें। लेकिन अगर कोई स्पॉट पे बाय करना चाहता है तो फिर डेफिनेटली फ़ायदा भी हो सकता है कि यार ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ओवरऑल ज़्यादातर ये जो है इसके साथ ही चल रहा होता है, लेकिन जब मार्केट पे स्पेशली एक्सचेंजेस क्रिप्टो पे जब वॉलेटिलिटी आती है तो फिर इस तरह की विक्स नज़र आती हैं। इसी तरह का एक इवेंट हमारा
10th ऑफ अक्टूबर को हुआ था, जिसमें गोल्ड ने ये इतना लो नहीं लगाया, लेकिन एक्सचेंज के ऊपर $3600 तक भी ये ट्रेड हुआ था। और 10th ऑफ अक्टूबर को हमारे पास जो गोल्ड का लो था वो 3947 था। सो वॉलीटिलिटी एक्सचेंजेस के ऊपर नज़र आती है। सो जब भी आप इस चीज़ को ट्रेड कर रहे होंगे लेवरेज के ऊपर फ्यूचर्स में, तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट जो है वो लॉस में अच्छे खासे जा सकते हैं, इवन वॉच भी हो सकता है। सो ये वही बात है जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब भी आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं, सो आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट पे अबूर होना चाहिए। आपको ये आइडिया हो कि आपने कितने आउंसेस ऑफ गोल्ड लिए हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और आप ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर ये आधा भी हो जाए तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो। बहरहाल स्पॉट के ऊपर जो बाय करना चाहता है, जिस तरह हमने गोल्ड के एनालिसिस किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 4130 को और 4250 को जाके टेस्ट करेगा। सो इसके ऊपर भी यही एक्सपेक्टेड है कि 4250 के एटलीस्ट इसको जाके टेस्ट करे। सो ओवरऑल स्टिल ये बुलिश एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ये अपने एटलीस्ट ऊपर जाके लोअर हाई को डिफाइन करे। अच्छा सलमान, इसके अलावा कोई और हमारे पास अच्छे टेक्निकल सेटअप जिनके ऊपर बने हुए हों, चाहे शॉर्ट सेलिंग के हों या हम बाइंग साइड पे देखना चाहें उसको? जी फराज भाई, एक हमारे पास सेटअप बन रहा है AIXBT USDT का। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले वर्चुअल का सेटअप बताया था कि डिसेंडिंग वेज थी और उसके बाद रिवर्सल आ जाता है। सो ये ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, डिसेंडिंग पैरेलल चैनल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो हम एक्सपेक्ट एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि ये इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को 0.09 को जाके एटलीस्ट टेस्ट करे, और उसके बाद इसको ब्रेक करता है तो फिर पोटेंशियल इसमें अपसाइड काफ़ी है। जो लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 आवर के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो दो इसकी ऑप्शंस हैं। ये जैसे ये बाय स्टॉप या ब्रेकआउट दे 0.0806 का, अगर ये ब्रेक करता है तो हम फिर इजीली 0.0980 के टारगेट्स रख सकते हैं। उस केस में आपका स्टॉप लॉस 0.0646 हो जाएगा। लेकिन अगर आप करंट प्राइस पे या इस रेंज के अंदर बाय कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपका स्टॉप लॉस 0.0596 हो जाएगा। सो ओवरऑल एक अच्छे मोमेंटम में है। एक अच्छी रैली के बाद इसने करेक्ट होकर दोबारा से रिवर्सल के साइंस दिखा रहा है। सो एक्सपेक्ट यही करें कि 0.086 को ब्रेक करके ये फिर अपनी अपसाइड को सस्टेन करता हुआ उन टारगेट्स को जाके हिट करे जो इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के। इसके अलावा सलमान, आपकी कोई और पिक्स हैं? जी फराज भाई, ZEREBRO है, ZEREBRO USDT। इसका सेटअप भी बहुत बेहतर लग रहा है। रैली करता हुआ आ रहा है, 0.032 से 0.049 के करीब चला गया और तकरीबन ये 5 सेंट्स को ब्रेक करने वाला था। सो ये ओवरऑल आपका ABCD का पैटर्न है। हमने इस पूरी इंटायर रैली को देखा तो एग्जैक्टली 0.382 की फिबोनाची को रीटेस्ट करने के बाद बाउंस कर रहे हैं। सो इसमें बहुत सिंपल सा ट्रेड आइडिया आप ये रख सकते हैं, जैसे ये बी पॉइंट ब्रेक हो 0.049 या 50 का, आप एक्सपेक्ट करें कि फर्दर रैली करता हुआ 0.05874 को टेस्ट करे, तो स्टॉप लॉस इस केस में फिर आपका 0.042 हो जाएगा। सो ओवरऑल अच्छा सेटअप है। अच्छी बड़ी पीछे कंसोलिडेशन करके अब ये ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर ये बी पॉइंट को ब्रेक कर जाता है तो फिर ये अपनी बुलिश रैली को कंटिन्यू कर सकता है। सो ओवरऑल ये था, सलमान ने 2 फंडामेंटल्स डिस्कस की और 2 हमने टेक्निकल सेटअप्स देखे क्रिप्टो की तरफ से। हमने आज के इस एपिसोड में काफ़ी कुछ डिस्कस किया। हमने KSE 100 को बहुत डिटेल से देखा, एंड देन उसके बाद हमारी जो टॉपिक्स थी उनके ऊपर अमान ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आप लोगों को कि हम पर्टिकुलर कंपनीज़ के फंडामेंटल्स क्या कर रहे हैं। एंड देन हमने बड़े ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी बात की है, और हमारे की एक और वीडियो भी अभी आने वाली है, उसको भी आप लोग तसल्ली से बैठ के देखिएगा और सीखने को डेफिनेटली उसमें मिलेगा। सो मेरे ख्याल में रैप अप करते हैं हमारे, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने। अब इंशाल्लाह तुम लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। परफेक्ट हो गया। सो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है कि एक वाहिद शो है बुल्स एंड बियर्स का, जिसमें आपको सारी मार्केट्स को ऑलरेडी हमने सारा कवर कर दिया। नैस्डैक को भी कवर किया, पाकिस्तान मार्केट को कवर किया, बताया कि मार्केट जो है अभी हमारी थोड़ी सी रेंज वाली साइड में भी जाएगी, लेकिन जो एक हफ्ते से जो डिक्लाइन चल रहा था, अब वो थोड़ा सा मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी। और टेक्निकली आपने वहां पे देख लिया, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इस टाइम पिक करने का बहुत अच्छी मौका है कि अच्छी अच्छी कंपनीज थोड़ा सा उसको स्टडी कर, उसको देखें और इंजॉय करें। और ये अगेन आप लोग, पहले हमें एक हफ्ते से इतने मैसेजेस आ रहे थे, लोग घबराए हुए थे, फॉरेक्स कम्युनिटी में सब कह रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ नॉलेज को आप जब अब्जॉर्ब करते हो तो आप इसमें घबराते नहीं। अब आप लोगों ने रिकमेंड्स पे बताना है कि वाकई में कि अब आपको समझ आ रही है किस तरीके से मार्केट्स को देखा जाता है, ठीक है।
और दूसरी चीज जो है, अगर आपने ट्रेडिंग मास्टरी के अंदर आपने रजिस्टर करना है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी मिल रहा है, वहां पे आप जाके इसको अवेल करें। इन्वेस्टमेंट मास्टरी का 5 नवंबर ऑनवर्ड्स वो भी ओपन हो जाएगा, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से एंड सलमान की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।